ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या होती है? तो ट्रांजिस्टर बायसिंग के वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट क्या होता है या वोल्टा विभाजक बायसीकरण परिपथ के बारे में हम बातचीत करेंगे। जैसे कि हमने इस चित्र में प्रदर्शित किया है, यह बायसन परिपथ बहुत अधिक प्रयुक्त किया जाता है। इस चित्र में प्रदर्शित है कि नियत बायस परिपथ को एक प्रतिरोध उत्सर्जक व भू संपर्क तथा एक प्रतिरोध आधार व भू संपर्क के मध्य जोड़कर संशोधित किया जाता है। अतः यह परिपथ 4 प्रतिरोध R1, R2, RC, RE तथा बैटरी VCC से मिलकर बना होता है। प्रतिरोध R1 तथा R2 वोल्टा विभाजन का कार्य करते हैं, इसलिए इस परिपथ को वोल्टा विभाजक परिपथ भी कहते हैं। वोल्टा विभाजक जाल की सहायता से प्रचालन बिंदु को प्रचाल बीटा पर निर्भर समाप्त हो जाती है, इसलिए यह परिपथ को प्रचाल बीटा पर निर्भर नहीं करने वाला बायसीकरण परिपथ कहते हैं। इस परिपथ को विश्लेषण थेवेनिन प्रमेय या थेवेनिन थ्योरम की सहायता से किया जा सकता है। डीसी परिपथों के लिए थेवेनिन प्रमेय इस प्रकार से होता है। थेवेनिन प्रमेय, जैसे कि हमने बताया है कि विभिन्न प्रतिरोधों तथा वोल्टा स्रोतों से युक्त जाल की कल्पना करते हैं। थेवेनिन प्रमेय के अनुसार यह जाल एक ऐसे विद्युत परिपथ की तरह व्यवहार करता है जिसके टर्मिनल ए व बी के मध्य वोल्टा V थर्मल प्रतिरोध R थर्मल के साथ श्रेणी क्रम से जुड़ा हो। टर्मिनल ए व बी के मध्य लोड प्रतिरोध RL को लगाने पर बनने वाले लूप से प्रवाहित धारा आसानी से ज्ञात की जा सकती है। अतः थेवेनिन प्रमेय की सहायता से विभिन्न प्रतिरोधों व वोल्टा स्रोतों के युक्त जाल को एक लूप वाले परिपथ द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। यही थेवेनिन का प्रमेय की विशेषता होती है। थेवेनिन वोल्टा V थेवेनिन खुले परिपथ में टर्मिनल ए व बी के मध्य वोल्टा के तुल्य होता है तथा थेवेनिन प्रतिरोध RTH टर्मिनल ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध है जब परिपथ से जुड़े समस्त वोल्टा स्रोतों के परिपथ से हटा दिया जाए। थेवेनिन प्रमेय लगाने के पश्चात टर्मिनल ए व बी के मध्य किसी प्रतिरोध को जोड़कर इसमें से प्रवाहित धारा ज्ञात की जा सकती है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर बायसीकरण परिपथ की अभिकल्पना या डिज़ाइन ऑफ अ ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट। ट्रांजिस्टर बायसीकरण परिपथों की अभिकल्पना जो डिज़ाइन है निम्न पदों के अनुसार की जाती है। सबसे पहले तो सामान्य परिपथों में प्रतिरोध RE का मान 500 ओम से 1000 ओम तक होता है। RE का मान अधिक होने पर स्थायित्व अच्छा प्राप्त होता है, परंतु RE का मान अधिक होने पर इसके संगत विभव पतन अधिक होगा। परिणाम स्वरूप संग्राहक के संगत विभव पतन कम होगा। इस कारण लोड पर निर्गम वोल्टा कम प्राप्त होगी, इसलिए RE का चयन परिस्थिति में अनुसार किया जाता है। शून्य संकेत धारा या जीरो सिग्नल करंट का चयन संकेत में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है। सभी ट्रांजिस्टर प्रवर्धकों में प्रचालन को प्रारंभिक अवस्थाओं में IC = 1 मिली एम्पियर्स पर्याप्त होता है। इस मान को चयन करने के जो लाभ होते हैं वो इस प्रकार से हैं। 1 मिली एम्पियर पर निर्गम प्रतिबाधा बहुत अधिक होने के कारण वोल्टा लाभ बढ़ जाता है। दूसरा, चूँकि 1 मिली एम्पियर संग्राहक धारा कम धारा, अतः ट्रांजिस्टर का अति तापन यानी कि ओवरहीटिंग का खतरा कम हो जाता है। ट्रांजिस्टर की अरैखिक अभिलाक्षणिकों नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण ट्रांजिस्टर की प्रचालन शून्य संकेत धारा IC = 1 मिली एम्पियर्स से कम धारा पर नहीं किया जा सकता। प्रतिरोध R1 तथा R2 का चयन इस प्रकार से किया जाता है कि R1 व R2 से प्रवाहित होने वाली धारा आधार धारा IB की कम से कम 10 गुना हो। IB > 10 times IB। इस शर्त को संतुष्ट होने के बायसीकरण परिपथ को अच्छा स्थायित्व प्राप्त होता है। और चौथा जो पॉइंट है, संकेत जो शून्य IC निवेशी संकेत के कारण अधिकतम संग्राहक धारा में होने वाले परिवर्तनों से 20% अधिक होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप, यदि निवेशी संकेत के कारण संग्राहक धारा में 3 मिली एम्पियर्स का परिवर्तन होता है तो शून्य संकेत धारा लगभग 3.5 मिली एम्पियर्स होनी चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कम मान पर संकेत के ऋणात्मक अर्धचक्र का कुछ भाग प्रयुक्त नहीं हो पाता है तथा इससे अधिक मान पर संग्राहक प्रतिरोध RC का प्रभावी मान कम हो जाता है तथा परिणाम स्वरूप वोल्टा लाभ भी कम होता है। क्योंकि IB धारा I1 की तुलना में कम होता है, अतः यह माना जा सकता है कि प्रतिरोध R1 से प्रवाहित होने वाली धारा प्रतिरोध R2, तो IB = IC/बीटा, ये जो वैल्यू है
ये इसके लिए मान्य है। उत्सर्जक बायसीकरण परिपथ यानी कि एमिटर बायस सर्किट। जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है, उत्सर्जक बायसीकरण परिपथ प्रदर्शित किया है। इस परिपथ में उत्सर्जक संधि के प्रतिरोध Re की सहायता से ऋणात्मक वोल्टा सप्लाई VEE से जोड़कर अग्रबायसित किया जाता है तथा बैटरी VCC संग्राहक संधि को पश्च बायसित किया जाता है। इस परिपथ में 3 प्रतिरोध प्रयुक्त होते हैं। यह परिपथ वोल्टा विभाजन परिपथ की भांति ही प्रचालन बिंदु को स्थायित्व प्रदान करता है। उत्सर्जक बायसीकरण का उपयोग तभी किया जाता है जब एक वोल्टा आपूर्ति धनात्मक व दूसरी ऋणात्मक हो। प्रचालन बिंदु ज्ञात करने के लिए उत्सर्जक आधार लूप के किरचॉफ वोल्टा नियम से IB/RB प्लस VBE प्लस IE/RE माइनस VEE इज इक्वल टू 0, तो IC इज नियर इक्वल टू IE और हमें पता है कि IB इज इक्वल टू IE बाई बीटा। अगर हम इसको उपरोक्त वाले समीकरण में रखें तो हमें प्राप्त होगा IE इज इक्वल टू VEE माइनस VBE डिवाइड बाई RE प्लस RB बाई बीटा। प्रचालन बिंदु बीटा पर निर्भर नहीं करता है और यदि RE इज वेरी मच ग्रेटर देन RB बाई बीटा, VEE इज वेरी मच ग्रेटर देन बीटा VBE, तो हम इस समीकरण को IE इज नियरली इक्वल टू VEE बाई RE। इस समीकरण से हमें यह पता चलता है कि उत्सर्जक आभासी रूप से भूसंपर्कित है। समस्त वोल्टा आपूर्ति VEE प्रतिरोध RE के संगत प्राप्त होता है। यह उत्सर्जक भू समकर्पित है तो संग्राहक उत्सर्जक वोल्टा VCE ये हो जाता है VCC माइनस IC/RC। क्योंकि I प्रचालन बीटा व VBE पर निर्भर नहीं करता तब प्रचालन बिंदु इस प्रचालों के परिवर्तनों के फलस्वरूप ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। IB/RB प्लस VBE प्लस IE/RE इज इक्वल टू VEE, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, IB/RB प्लस VBE प्लस IB प्लस IC/RE इज इक्वल टू VEE और IE इज इक्वल टू IB इज इक्वल टू VE माइनस VBE माइनस IC/RC डिवाइड बाई RB प्लस RE। तो इस समीकरण को IC से के सापेक्ष अवकलित करने पर DIB डिवाइड बाई DIC ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी माइनस RE डिवाइड बाई RB प्लस RE। स्थायित्व गुणांक के व्यंजक से S इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा 1 माइनस बीटा DIB बाई DIC और DIB बाई DIC के मान उपरोक्त अगर समीकरण में हम रखते हैं तो S का मान हो जाएगा 1 प्लस बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा इंटू ब्रैकेट्स माइनस RE डिवाइड बाई RB प्लस RE इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा RE बाई RB प्लस RE, ये इसका मान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कैस्केड एम्पलीफायर्स या सोपानी प्रवर्धक क्या होते हैं। सोपानी अधिकांश विद्युत परिपथों का मुख्य संरचना खंड होता है। जैसे एक ईंट द्वारा पूरे घर को निर्माण नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार एकल चरण प्रवर्धक प्रायोगिक विद्युत क्षेत्र के निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं होता। यद्यपि प्रवर्धक द्वारा प्राप्त जो लाभ होता है परिपथों के प्रयुक्त अवयवों के प्रचालों पर निर्भर नहीं करता, परंतु प्रत्येक प्रवर्धक से जो प्राप्त लाभ की एक निश्चित सीमा होती है। एकल चरण प्रवर्धक से प्राप्त लाभ प्रायोगिक उद्देश्यों को पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं होता। एक से अधिक प्रवर्धक चरणों को प्रयुक्त करने संकेतों का वोल्टा स्तर वांछनीय स्तर तक प्राप्त किया जा सकता है। जब बहुत अधिक संख्या में प्रवर्धकों के क्रमानुसार एक के बाद एक लगाया जाता है तो यह व्यवस्था बहुचरणीय प्रवर्धक या मल्टी स्टेज एम्पलीफायर या सोपानी प्रवर्धक कैस्केडेड एम्पलीफायर को व्यक्त करती है। बहुचरणीय प्रवर्धकों से बहुत अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं गेन ऑफ अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। जब हम गेन की बात करते हैं तो गेन के लिए V1 इज इक्वल टू A1 V1। अगर जो सिग्नल वोल्टेज है VS है तो V1 इज इक्वल टू A1 VS। यहाँ A1 प्रथम चरण के वोल्टा लाभ है, द्वितीय चरण का जो प्राप्त निर्गम संकेत है इसको हम लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू A2 V1। तो इस प्रकार n चरणों से जो प्राप्त निर्गम संकेत होगा ये हो जाएगा VO इज इक्वल टू VN इज इक्वल टू AN VN माइनस 1। यहाँ AN अंतिम nवां चरण का वोल्टा लाभ होता है। बहुचरणीय प्रवर्धकों की कार्य विधि को एक ऐसे प्रवर्धक के रूप में समझा जा सकता है जिससे एक संकेत निवेशी संकेत VS तथा निर्गम संकेत VO है। अतः प्रवर्धकों के लिए समग्र वोल्टा लाभ A इज इक्वल टू V0 बाई VS इज इक्वल टू V1
by Vs into V2 by V1 into V3 by V2 into Vn-1 divided Vn - 2 into Vo by Vn-1। तो जो गेन हो जाएगा A इज इक्वल टू A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 इंटू An-1 इंटू An। प्रवर्धक द्वारा प्राप्त लाभ एक अन्य इकाई डेसिबल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि हमने इसमें दर्शाया है। अब हम बात करते हैं डेसिबल क्या होता है। अधिकांश समस्याओं में किन्हीं दो विद्युत परिपथों की शक्ति की तुलना रैखिक पैमाने या लीनियर स्केल की तुलना से लॉगरिदमिक पैमाना यानी कि लॉगरिदमिक स्केल पर करना अधिक सुविधाजनक होता है। इस उद्देश्य के लिए टेलीफोन उद्योग यानी कि टेलीफोन इंडस्ट्री ने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पर एक अन्य इकाई बेल का विचार प्रस्तुत किया है। बेल संख्या यह प्रदर्शित करती है कि शक्ति P2 का मान शक्ति P1 की तुलना में अधिक होता है, यानी कि बेल की संख्या log 10 P2 by P1 होती है। प्रायोगिक उद्देश्यों के लिए इकाई बेल एक बहुत बड़ी इकाई होती है, इसलिए सुविधा के लिए एक अन्य इकाई जो बेल की इकाई का 1/10वां हिस्सा हो, इसे डेसीबेल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो डेसिबेलों की संख्या 10 इंटू बेल संख्या यानी कि 10 log 10 P2 by P1 होता है। ध्यान रहे कि इकाई डेसिबल डीबी शक्ति अनुपात को प्रदर्शित करता है। तो यदि ये ऋणात्मक प्राप्त होता है तो यह मान प्रदर्शित करता है कि शक्ति P2 का मान P1 की तुलना में कम है। प्रवर्धक के लिए P1 निवेशी शक्ति तथा P2 निर्गम शक्ति है। यदि V1 व V2 क्रमशः निवेशी तथा निर्गम वोल्टेज हैं तो P1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर बाई R1 और P2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई RO। यहाँ RI व RO क्रमशः प्रवर्धक की निवेशी तथा निर्गम प्रतिबाधाएं हैं। तो dB की संख्या 10 log 10 P2 by P1 या 10 log 10 V2 स्क्वायर बाई R0 V1 स्क्वायर बाई RI होता है। यदि प्रवर्धक की निवेशी तथा निर्गम प्रतिबाधा समान है यानी RI इज इक्वल टू RO इज इक्वल टू R, तो हम इस इक्वेशन को इस प्रकार से लिख सकते हैं। डेसिबल की संख्या 10 log बेस 10 V2 स्क्वायर बाई V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 log 10 V2 by V1 होल स्क्वायर, यानी कि 10 इंटू 2 log बेस 10 V2 by V1 तो 20 log 10 V2 by V1। सामान्यतः निवेशी तथा निर्गम प्रतिबाधाएं हमेशा समान नहीं होती, परंतु सुविधा के लिए सामान्यीकरण के अनुसार डेसिबल वोल्टा लाभ डेसिबल वोल्टेज गेन्स को परिभाषित किया जाता है। यह तकनीकी रूप से असंगत है। उदाहरण स्वरूप यदि किसी प्रवर्धक की वोल्टा लाभ 10 है तो इसे डेसिबल पैमाने पर इस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। डेसिबल में जो वोल्टा लाभ हो जाएगी 20 log V2 by V1, वो ये हो जाएगा 20 dB। थैंक यू।